हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज की क्लास में हम बच्चों क्या देखेंगे, माइनिंग इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पोर्शन गेट 2026 में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स माइनिंग ज्ञान के। ठीक है, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में बच्चों देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे, साथ में वो भी डिस्कशन होते जाएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पहला क्वेश्चन बच्चों लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और लीनियर अलजेब्रा अगर हम देखें तो प्रीवियस 2 से 3 सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक है, ये जो है वहां से क्वेश्चन पूछिए। यार ये कौन सा है, कैले हैमिल्टन थ्योरम पूछा है बच्चों। ठीक है, जिसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कैले हैमिल्टन सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैले हैमिल्टन क्या होता है। वैसे कि हम क्लास में सब चीजें सीख चुके हैं। सबसे पहला काम होता है हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालना और उसके बाद उस आइगन वैल्यू में मैट्रिक्स को पुटअप करना है। तो जो हमेशा कैले हैमिल्टन क्या कहता है कि जो है इनकी आइगन इक्वेशन जो होती है उन्हीं को ये सेटिस्फाई करता है। तो एकदम सिंपल है, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छा प्रैक्टिस किए तो 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला है, 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। कैसे, चलिए यहीं पर आपको बता दिया जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम, इसकी जो आइगन इक्वेशन होती है वो बच्चों ये होती है, लैम्डा का स्क्वायर करते हैं। 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो इसीलिए ये लैम्डा का स्क्वायर लिखना रहता है, माइनस करनी रहती है। उसके बाद इसका जो है ट्रेस, ये बच्चों ट्रेस होता है, ट्रेस का सम, तो 3 और 2 5 होता है बच्चों, 5 लैम्डा हो जाता है। और फिर प्लस करना रहता है इसका डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट जो है इसका इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 into 3 कितना होगा बच्चों 6 और -0, तो यानी कि 6i। ठीक है, 6 = 0। तो ये क्या है, एक जो है इस मैट्रिक्स का ये आइगन इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों, ये आइगन इक्वेशन है। और आइगन इक्वेशन को हर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये बन जाएगा पी स्क्वायर, मैट्रिक्स डाल दिया लैम्डा के जगह तो पी स्क्वायर -5p प्लस, अब ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है तो कभी भी मैट्रिक्स में एक नंबर को ऐड नहीं कर सकते, उसके बदले हम आइडेंटिटी ऐड करते हैं। तो 6 × i = 0 करना पड़ेगा। यानी कि इस जो कैले हैमिल्टन थ्योरम बनेगा वो कौन सा बनेगा, p² - 5i प्लस 6 जो है p² - 5p प्लस 6 आइडेंटिटी = 0। ऑप्शन नंबर बच्चों डी जो है करेक्ट होता है। देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगना था, ये नहीं कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने का नहीं, हमने इसको शॉर्टकट ट्रिक सिखाया था, बस वही अप्लाई करनी थी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये मैथ्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें भी समय कम लगने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पढ़ के उसी को टिक करना है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इसमें 3 कंडीशन डाला है, ये तीनों चेक कर लो कौन सेटिस्फाई करता है। पहला तो एक तो नॉन लीनियर होना चाहिए, दूसरा सेकंड ऑर्डर होना चाहिए और तीसरा जो है फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, डिग्री उनका 1 होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई सेकेंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन है। यहां पर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले चूज करो। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों 2 बार डेरिवेटिव। यहां पर देखिए 2 बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव है, यहां 2 बार डेरिवेटिव नहीं है, 1 टाइम डेरिवेटिव है। तो यानी कि सी ऑप्शन कट गया, सी कभी नहीं हो सकता। क्लियर है। अब ये जो है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें बोला था सेकेंड ऑर्डर का, तो सेकेंड ऑर्डर में 3 ठोक हैं। अब इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला बोलता है कि फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिग्री 1 होना चाहिए। अब डिग्री 1 देखा जाए तो ये जो है ऑर्डर 2 का, इसकी भी डिग्री 1 है, यहां पर भी ऑर्डर 2 है, इसकी भी डिग्री 1 है, यहां पर भी ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 ही है। तो तीनों इक्वेशन में ऑर्डर 2 भी है और डिग्री 1 भी है। 2 कंडीशन को हमने आइडेंटिफाई कर चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन लीनियर की। अब नॉन लीनियर क्या होता है बच्चों, तो ये जो है लीनियर और नॉन लीनियर को समझना है, तो इन तीनों में से कौन होगा। तो देखिए ये d²y/dx² है, cos x है, dy/dx है प्लस e⁴xy है, ये क्या है लीनियर है। हमें नॉन लीनियर चाहिए तो ये भी नहीं है, ये भी लीनियर है, नहीं होगा, ये हमारा नॉन लीनियर सेलेक्ट हो जाता है। अब कई बच्चों के मन में आता है कि सर ये नॉन लीनियर क्यों हुआ,
नॉन लीनियर इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एंगल में बन गया। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? वाई। वाई अगर किसी के एंगल में हो जाए, e की पावर वाई, कॉस वाई, लॉग वाई, टेन वाई, इस तरह की चीजें आ जाती है तो ये हमेशा क्या हो जाता है? नॉन लीनियर बन जाता है। ये हमने ऑलरेडी क्लास में किया था कि भाई नॉन लीनियर कौन होता है, तो नॉन लीनियर अगर इस टाइप से दिख रहा है तो ये नॉन लीनियर है। अगर यही e की पावर x होता, cos x होता, log x होता तो ये नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें देखिए cos x है, e की पावर x है, ये सब जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर x के फॉर्म में दिख रहा है तो ये जो है लीनियर में आ जाएगा, और अगर y हो गया तो वो क्या बन जाता है? नॉन लीनियर बन जाता है। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन इजी था, इसे हम नहीं बोलेंगे कि ये क्वेश्चन हार्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? ये देखिए यहां पर बोल रहा है कि i और j क्या है? हमारे यूनिट वेक्टर हैं। कहां पर? इन द x एंड y डायरेक्शन में, यानी कि x एक्स में i है, y एक्स में j है, और हमें बताना है डाइवर्जेंस बताना है किसका? इस f का डाइवर्जेंस बताना है बच्चों। ठीक है, तो f क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई इंटू आई कैप। तो f क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के। तो f एक वेक्टर है, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, उसके बाद है वाई क्यूब एक्स इंटू जे कैप, वाई क्यूब एक्स, वाई क्यूब इंटू एक्स जे कैप। तो ये जो आपको क्या दिया हुआ है? एक f दिया हुआ है, और आपको बस इसका डाइवर्जेंस निकालना है, और अगर x और y बचता है तो x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट करनी है, बस इतने से ही बोला है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस f सिंपल क्या है भाई? सिंपली इसका डाइवर्जेंस निकाल लो। तो डाइवर्जेंस f का मतलब ही यही होता है कि डेल ऑपरेटर डॉट f निकाल लो। ठीक है, और इसका मतलब होता है बच्चों i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z। ये क्या है? आपको डेल ऑपरेटर मिल चुका, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर कौन है? ये जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू आई कैप प्लस वाई क्यूब एक्स इंटू जे कैप। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बच्चों आई और आई का ही करते हैं, जे और जे का ही डॉट होता है, और के का डॉट होता है। ठीक है, तो आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाता है, तो बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स और सिर्फ ये एक्स स्क्वायर वाई, ओके, प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल वाई और वाई क्यूब एक्स हो जाएगा। के वाला इसमें नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सिर्फ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x y एज इट इज रहेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर इंटू एक्स ऐसी रहेगा। अब आपको क्या करना है? इसमें कंडीशन थी कि x के जगह 3 और y के जगह 2 पुट करनी है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, x के जगह 3 और y के जगह 2 पुट करना है, क्योंकि 3,2 पर कंडीशन निकालना था। तो यहां पर x के जगह 3 y के जगह 2 पुट करते हो तो ये मिलने वाला है बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 4 36। ठीक है, और 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4 48। चेक कर लो आपका ऐसा कोई ऑप्शन में है या नहीं। तो यहां पर हम बात करें बच्चों जो है 48, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल था, इसे हम सिंपली में काउंट करेंगे। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों फूरियर सीरीज का। फूरियर सीरीज का क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूरियर सीरीज इज या आर करेक्ट? एक या एक से ज्यादा कौन से करेक्ट हो सकते हैं? तो कुछ फूरियर सीरीज दिया है, यहां पर बोल रहा है कि द फूरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन कंटेन ओनली कोसाइन टर्म। फिर दूसरा बोलता है फूरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन कंटेन ओनली कोसाइन टर्म। ठीक है, और फूरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन कंटेन ओनली साइन फंक्शन। तो ये एक्चुअली में है क्या? बस थोड़ा सा फूरियर सीरीज को समझ लो, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट यही होता है बच्चों, आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाएं। ठीक है, क्वेश्चन जितना आपको सरल कर सके वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो भैया फूरियर सीरीज जो होती है ना,
फूरियर सीरीज का जो मेन इक्वेशन होता है वो ये है फूरियर सीरीज का, a0/2 fx इक्वल a0/2 प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी an के साथ cos nx प्लस bn के साथ sin nx। ठीक है, ये कुछ इंटरवल के लिए रहता है, जहां बता दो जहां ये जो x है बच्चों बिलोंग्स टू -π से लेके पाई के बीच का है। ऐसे रैंडम कोई भी इंटरवल होता है, हर इंटरवल पर क्वेश्चन कंडीशन चेंज होती रहती है। तो ये नॉर्मल फूरियर सीरीज होती है। और कोसाइन टर्म और साइन टर्म का मतलब क्या होता है? तो ये जो साइन टर्म है, साइन टर्म का मतलब होता है कि सिर्फ साइन सीरीज, ओनली साइन सीरीज। और कोसाइन टर्म का मतलब है कि सिर्फ आपको कोसाइन कॉस वाली सीरीज देखनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल फूरियर सीरीज में दोनों होता है, साइन भी सीरीज भी होती है, कॉस भी सीरीज होती है। लेकिन अगर आपको पता चल चुका है कि फंक्शन ये नॉर्मल फंक्शन के लिए, उन फंक्शन के लिए जो न तो इवन है न तो ऑड है। ठीक है, अगर आप इवन ऑड से जा रहे हो तो यहां पर हम एक कंडीशन होती है। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं? एक्स के जगह -x डालते हो और वापस से fx बन गया तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर x के जगह आपने -x डाला लेकिन आपको -(f(x) बन रहा है तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये कंडीशन के ऊपर ये बनती है कि जो अगर fx इवन है, fx कैसा है बच्चों? इवन है, देन फूरियर सीरीज चेंज हो जाती है और फूरियर सीरीज हो जाएगी fx बराबर a0, अगर इवन है तो a0/2 प्लस समेशन n बराबर 1 to इंफिनिटी an के साथ cos nx आएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ कॉस वाला टर्म बचता है, इसमें सिर्फ कॉस वाला मिलेगा, साइन वाला 0 हो जाता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि कोसाइन टर्म, तो कोसाइन टर्म वाली सीरीज मिलेगी जब आपका फंक्शन इवन होगा। और यदि केस दूसरा केस, अगर फंक्शन कैसा है आपका? ऑड वाला हो जाए, ठीक है, उस केस में आपका fx जो है ओनली जो है साइन वाला बचेगा, n बराबर 1 to इंफिनिटी bn sin nx। बस इतना ही है जो कि आप m1 m2 m3 जब आप पढ़े होगे मैथ्स का तो वहां पर आप इस चीज को कहीं ना कहीं कवर किए होगे। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों? साइन टर्म बचेगी। तो जिसमें सिर्फ साइन सीरीज मिलती है तो वो उस केस में fx आपका ऑड होगा, और जब फंक्शन इवन होगा तो उस केस में आपको कॉस वाली सीरीज मिलेगी। तो बस इतना ही बताना था, यही दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। और ये शायद ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि अगर फूरियर सीरीज इवन होगा तो आपको कोसाइन टर्म मिलेंगे। बिल्कुल सही है। ये बोलता है कि अगर ऑड है तो कॉस वाला मिलेगा, गलत, रॉन्ग हो गया। ये बोलता है कि इवन फंक्शन होगा जब साइन होगा, गलत। ये बोलता है कि जब फूरियर सीरीज में फंक्शन ऑड है तो आपको साइन सीरीज मिलेगी, सही। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया? दोनों। कौन कौन से? ए भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है 1 to 1 है, बी की वैल्यू -16 -3 7 है, पी इनवर्स बराबर कुछ मैट्रिक्स दिया है जिसमें कुछ मिसिंग है, ई एफ जी मिसिंग है इसमें। आगे बोलता है कि पी एक्स करने पे बी आएगा, इसके आगे बोलता है कि पी वाई करने पे डी है, विथ वाई की वैल्यू क्या है? y1 y2 y3 है, एंड डी की वैल्यू -1607 है। देन फाइंड करनी है आपको y2, ये जो y2 है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर हम सीखेंगे कि ज्यादा इसको एकदम डीपली में नहीं समझना है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये है क्या। तो भैया ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पी इनवर्स दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा बेसिक चीजें समझते हैं यहाँ पर कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा होता है ax इक्वल b होता है तो हम x की वैल्यू क्या लिखते हैं? इधर लेके जाएंगे तो ये a इनवर्स b हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर ax इक्वल b दिया है तो हम यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं a इनवर्स डॉट b करके। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल की बात। अब हमें क्या दिया हुआ है भैया? जब तक आपको p नहीं मिलेगा तब तक आप ये कैसे निकाल पाओगे? क्योंकि यहाँ पर पी वाई इक्वल डी लिखा हुआ है, d दिया हुआ है, y दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ है, p इनवर्स दिया हुआ है। तो अपने को p चाहिए तो यहां से p निकाल लेंगे। तो भाई px बराबर क्या दिया हुआ है? b। 9। अब आपको दिया हुआ है px इक्वल क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है। तो x को यहीं रहने दे, p को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? p का इनवर्स इंटू b हो जाएगा। और x की वैल्यू गिवन है अपने पास, देख लो यहां पर x की वैल्यू ये है 1 to 1 है, मिल गया x।
तो ये x के जगह रख दो 1 to 1, इस x के जगह रख दिया 1 to 1 इक्वल में P इनवर्स की वैल्यू दी हुई है, वो रख दो। P इनवर्स की वैल्यू क्या है? E माइनस 6 माइनस 7, E माइनस 6 माइनस 7 और F9 11, F9 11 E माइनस 6 माइनस 7, ठीक है। और यहाँ पर G है। नेक्स्ट यहाँ 2 नंबर क्या है देखते हैं, -1 -2 G है, ठीक है। -1 -2 G है, ये दिया हुआ है। और साथ में बच्चों क्या लिखा है? इनटू में B लिखा हुआ है, तो B देख लेते हैं कौन है। B जो है ये है -16 -3 है 7 है, ठीक है। -16 -3 7, -16 -3 7, ये दिया हुआ है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको EFG की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यही मिसिंग है इसमें। तो यहां से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके EFG की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो कैसे करना है बच्चों, यहां पर हमें सिर्फ ये लाइन देखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन 1 इक्वल होगा किसके, ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट ये रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो E इंटू -16 करोगे तो -16E मिलेगा, ठीक है। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, और ये -7 7 49, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर लो, E मिल जाएगा। तो कितना आएगा, ये जो है आपका -16E इधर आ जाएगा, प्लस का 16E इक्वल में 18 और -49 ये इधर जाएगा, -1 -50 हो जाएगा, तो 18 -50 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, यहां से 32 मिल जाएगा, कौन 16E, ठीक है। और यहां से E का मान कितना आ गया, जो है 16 दूनी 32, E मिल चुका है बच्चों यहां से 2, यानी कि फर्स्ट लाइन को सॉल्व किया तो मुझे E की वैल्यू मिल गई 2। सिमिलरली सेकंड लाइन को सॉल्व कर लोगे तो F मिलेगा। अब सेकंड लाइन को सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा, 2 इक्वल, ये फर्स्ट को सॉल्व किया, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 इक्वल यहां से F इंटू -16 मतलब -16F, फिर 9 गुणा -3 9 या 27 प्लस 11 इंटू 7 करेंगे तो 77, ठीक है। 77 में से 20 को माइनस कर लो तो ये 16F इक्वल में आएगा। 7 में से 7 गया बच्चों 0, 7 में से 2 गया 5, 50 50 माइनस 2, 50 में से 2 गया 48, है ना 16F। तो F बराबर कितना हो गया, 16 48, F की वैल्यू मिल गई 3। 2 वैल्यू मिल गई, लास्ट वैल्यू निकालनी है इससे, लास्ट वाले से, ठीक है। एक मिनट, यहां क्या था, F की वैल्यू मिल गई 3, यहां से सॉल्व करके मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, G की वैल्यू मिल जाएगी। तो 16 और 6 कितना हो जाता है आपका, 7G इक्वल 16 और 6 32 हो जाएगा, ठीक है 22, 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 22 हो जाएगा। तो 7G इक्वल मिलेगा, ये हो गया माइनस का 21/7, 7 या 21, तो ये हो गया माइनस का 3 मिल गया। तो अपने को देखो EFG तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। EFG मिलने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, जो कंडीशन दी हुई है बच्चों, हमें Y चाहिए ना, तब इस इक्वेशन में आएंगे। PY बराबर क्या लिखा है, D लिखा है। अब हम यहां पर निकालेंगे PY इक्वल D लिखा है, और हमें Y चाहिए, तो Y इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो P इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। Y मतलब क्या था, Y1 Y2 Y3, ठीक है, Y1 Y2 Y3 इक्वल P इनवर्स जो दिया हुआ क्वेश्चन में, ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारी चीजें सेम लिखनी है, बस अपने को EFG मिल चुका है। तो ठीक है, तो यहाँ -6 -7 रहेगा, सेम चीजें लिखनी है। तो E के जगह E की वैल्यू रख देना है, E की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो यहां पर आएगा 2 -16 -7 -6 -7,
देख लो पी इनवर्स क्या था, ये था ई -6 -7, तो ई के जगह हमने वैल्यू रख दिया। फिर F9 11 है, यहाँ पर F है 9 है 11 है, और F की वैल्यू मैं कितना निकाला हूँ बच्चों, 3 निकाला हूँ, तो यहाँ पर 3 पुट कर देना है। फिर यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट जो है आपको पी इनवर्स में -1 -2 जी लिखा है, तो -1 -2 और जी की वैल्यू में कितना लाया, -3, ठीक है। तो यहाँ रख देना है -3। अब अपने को सिर्फ y2 पूछा है, तो ओनली सिर्फ y वाले को, ये बीच वाले लाइन को सॉल्व कर लो, y2 बराबर, तो बीच वाला कैसे होगा, ये p इनवर्स हो गया, और d जो दिया हुआ है वो रख देते हैं। d की वैल्यू क्या दी हुई है देख लेते हैं, d की वैल्यू भी 16 कुछ करके दिया हुआ है, -1607 -1607 है। ओके, तो हमें सिर्फ बीच वाली वैल्यू चाहिए y2, तो y2 को लिख लो। 3 9 11 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू -16 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 7, और ये मिलने वाला है बच्चों 16 3 48, और ये 77। तो 77 में से माइनस कर लो, 7 में से 8 गया, 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है, और 9 प्लस जो है 1, ये जो है कितना आएगा, -48 प्लस 77 करना है ना, अच्छा हाँ ठीक है, माइनस ही होगी, तो 77 है ना, ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू -16 ही आएगा, 9 इंटू 0 होगा, सही है ये भी, और 11 इंटू 7 ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद जब मल्टीप्लाई होगा तो 16 गुणा -3, ये आपका हो जाएगा -48 प्लस 77, तो ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है, सही है, सही आएगा। तो ये कितना आएगा 9, और ये हो जाएगा जो है 6 - 4 जो है 2, y2 की वैल्यू आनी चाहिए 29, ठीक है। चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन में है या नहीं। तो y2 की वैल्यू देखो, ये 29 दिया हुआ है, तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 29 आएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग सकता था इसको, है ना, प्रैक्टिस करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है द हेसियन ऑफ जो है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई -8x -7y एट इट्स स्टेशनरी पॉइंट, इसी के स्टेशनरी पॉइंट पर इसके हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, ठीक है। तो है तो सिंपल ही क्वेश्चन, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। हेसियन मैट्रिक्स बस थोड़ा सा क्या है जो है बहुत कम आया, कभी आया ही नहीं है उस क्वेश्चन से, लेकिन आपको बता दूं हेसियन मैट्रिक्स को एच से डिनोट करते हैं, और अगर 2/2 वेरिएबल का है तो 2/2 बनेगा, 3 वेरिएबल का रहता है तो 3/3 का बनता है। ये होता क्या है कि 2 बार डेरिवेटिव होता है एफ का विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में, डायगोनल में सभी जो है होते हैं हर वेरिएबल का, जैसे यहाँ x हो गया यहाँ y हो जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव हो जाता है किसका, एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर जो है क्या होता है बच्चों, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है, और यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है। तो ये होता है हेसियन मैट्रिक्स किसी फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद बोला है इसके स्टेशनरी पॉइंट पर, तो x और y के जगह इसका स्टेशनरी पॉइंट निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल 0 कर लो, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या कर लो, 0 कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू पर ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। बट मुझे स्टेशनरी पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 बार जब हम डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये जो है कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा h निकाल सकते हैं, हमें स्टेशनरी पॉइंट पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 बार जब आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट टाइम करते हो 2x, और अगेन करोगे तो 2 आएगा। वैसे ही y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये एक तो यहाँ से 2 आ गया और ये 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 बार जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो सिर्फ इसी का होगा, बाकी सब सिंगल है, एक एक वेरिएबल में है, तो वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली 2 बार जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो क्या आएगा,
जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 बार तो 2 स्क्वायर का 2 y स्क्वायर का 2y अगेन 2, तो ये 2 आएगा। और 2 बार, एक बार y का कर लो उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा। अब आप पूछोगे सर कैसे हो गया 0? देखो मैं बताता हूं, जब एक बार इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो ये आएगा 2x प्लस 2y, ठीक है, 2x प्लस 2y x के रिस्पेक्ट में बस बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस x का 1 बचेगा y माइनस 8 x का 1 बाकी 0 हो जाएगा। अब जब फिर से करोगे ना x के रिस्पेक्ट में तो ये 0 सिर्फ 2 बचेगा, वही बोल रहा हूं। 2 बार हम डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो 0 हो जा रहा है, सिर्फ 2 पावर यही है तो इसी का ही होगा। ओके, अब ये मैंने क्या किया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स किया। अब इसी का y के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे ना, जब एक बार y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वैल्यू बन सकती है। देखो जब जो है ये वाला वैल्यू एक बार x के रिस्पेक्ट में करने के बाद फिर से उसका y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये एक बार हो गया x के रिस्पेक्ट में। फिर इसका आपको क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये बनेगा आपका डेल एक्स डेल वाई। जब इसी का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, y का 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाले का जो निकाले हैं इसका जो है किसके रिस्पेक्ट में करना है, अगेन जो है y के रिस्पेक्ट में करना है। y के रिस्पेक्ट में तो ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी का क्या कर लो, एक बार y के रिस्पेक्ट में निकाल लो और फिर x के रिस्पेक्ट में। जब हम इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 स्क्वायर y का तो 2y हो जाएगा, प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1, y के रिस्पेक्ट में करेंगे y का 1 तो बचेगा x माइनस 7 का 0, ये 8 0 और सिर्फ 7 बचेगा। और इसका जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 ये 1 ये, तो ये भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसका क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करना है नॉर्मल। अब यहाँ हमेशा नंबर आएगा, अगर यहाँ x वाला बचता तो हमें क्या स्टेशनरी पॉइंट निकालना पड़ता और x और y की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करनी पड़ती, बट ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब बोला इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो 4 माइनस 1 यानी कि कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन से कौन सा करेक्ट हो रहा है बच्चों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग है। आपको मैच करना है इसमें से कौन सा किसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमने जो पढ़े थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला अगर पता था तो आप बना सकते थे, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन दिए थे कि पी का फर्स्ट, पी का क्यू का सेकंड, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप मैच कर लेना। उसको मैं लिखा नहीं हूं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन सा किसका करेक्ट है, ये मैं बता सकता हूँ। बाइनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें जो है बाइनोमियल मतलब जो पढ़े थे ना, ऐसे a प्लस बी की पावर में n होता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़े थे, एन सी एक्स पी की पावर x की और q की पावर में n माइनस एक्स, इसी को तो बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। तो जो फंक्शन है वो इसी फॉर्म में बनेगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो NCX को यही तो लिखते हैं, NCX को ऐसा भी लिखते हैं, P की पावर x 1 माइनस Q की पावर n माइनस, यानी कि जो फर्स्ट है बाइनोमियल वाला ये कौन सा बन गया, फर्स्ट का, यानी कि P का सेकंड हो गया, P का सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग पढ़े नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला तो बच्चों नॉर्मल में पढ़े हम लोग। नॉर्मल में 1 अपॉन सिग्मा रूट में 2 पाई एक्सपोनेंशियल x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ये जो पूरा पढ़े हुए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये बन गया जो है s का फर्स्ट हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, ये वाला जो लैम्डा EXP होता है ना, ये तो इसका कौन सा हो गया, ये भाई जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो fx बराबर लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ लैम्डा x होती है। बच गया कौन सा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो है थर्ड वाला हो जाएगा कि fx की वैल्यू म्यू की पावर x x फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस म्यू। तो इस तरह से बच्चों में जो है क्या करना था, इसका मैच करना था और उसके बाद जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसी एक को करेक्ट करना था जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सा, P का सेकंड, Q का थर्ड, R का जो है R का 4 एंड S का फर्स्ट, ये जो कंडीशन होती है
तो ये सही होता। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को। ये सब जो है बच्चों माइंड मैप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी क्वेश्चन बनाए गए अभी क्वेश्चन पेपर, तो अभी तो कल ही हुआ है पेपर एग्जाम, है ना। तो उसके बाद जब आएगा जो क्वेश्चन पेपर आएंगे फिर फुल डिटेल में और भी सॉल्यूशन मिलेंगे और उसको कुछ देखेंगे कि कहीं इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। वो सारी चीजें को फिर वहां पर एनालिसिस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स है वो भी सारी चीजें जो है उसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।